अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक हंगामा होते होते रह गया। अगर हम देखें सेंचुरियन के मकाम पर जिस तरीके का उतार चढ़ाव हमने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले ओडीआई मैच में देखा, सूरत हाल कभी पाकिस्तान टीम के फेवर में दिखाई दी तो कभी जनूबी अफ्रीका की टीम के फेवर में दिखाई दी, लेकिन खुदा खुदा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी बॉल पर 3 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हो गई और सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। 2 मौके ऐसे थे कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच ग्रिप कर लिया था, जब 55 रन पर 4 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के आउट कर लिए थे। उसके बाद ड्यूसन की शानदार सेंचुरी और उसके बाद जनूबी अफ्रीका की टीम 273 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दूसरा, जब बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान 177 रन की शराकत हुई थी तो ऐसा लग रहा था 274 रन का हदफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4-5 ओवर पहले हासिल कर लेगी और बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन बाबर आउट हुए, इमाम आउट हुए। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग पाकिस्तान की दिखाई दी दानिश अजीज़ की सूरत में या आसिफ अली की सूरत में, वो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई नहीं दी और उनके आउट होने के बाद एक प्रेशर डेवलप हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। लेकिन खुशकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि आखिरी बॉल पर मैच जीतने में कामयाब हो गई। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इस मुल्क का बड़ा नाम। क्रिकेट बोर्ड में अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिशियल की बात करी जाए तो फिर उनमें भी उनका शुमार होता है क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर हारून रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुदा खुदा करके जीत गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा, क्योंकि सुबह जब टॉस जीता तो पाकिस्तान ने जब देखा कि थोड़ी सी पिच के ऊपर मॉइस्चर है तो उन्होंने फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग कर लेंगे, जो कि उनका बिल्कुल सही फैसला था। जब मैंने थोड़ा सा पिच को देखा, जिस तरह जब मैच शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थ्रू आउट पिच इसी तरह बिहेव करेगी। तो मेरे जहन में ये था कि 230 प्लस का टारगेट कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए बहुत टेस्टिंग हो जाए। लेकिन ग्रेजुअली पिच थोड़ी सी इंप्रूव होती चली। हमने देखा कि 4 विकेट्स गिरने के बाद जो पार्टनरशिप डसन की और मिलर की हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टीम को संभाला दिया। गो के ऑड बॉल काफ़ी सीम हुई, बाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस था, जिसकी वजह से थोड़े से साउथ अफ्रीकन इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन अल्टीमेटली वो एक बहुत ही अच्छे स्कोर 273 रन पर वो पहुंच गए। हालांकि हारून भाई, अगर हम सेंचुरियन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फर्स्ट इनिंग स्कोर देखें तो 227 है जी एग्जैक्टली। जो एवरेज स्कोर 227 है। और मैं इसको 2019 के उसमें देख रहा था उसमें, तो वहाँ पाकिस्तान ने बैटिंग की थी पहले और 317 रन किए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वो मैच हार गई थी डीएलएस के मैनेजर इमामुल हक ने 100 किया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पता है, क्योंकि सेंचुरियन मुझे पता है, मैं भी गया हूँ पाकिस्तान की टीम को वहाँ लेकर, तो वो पिच अच्छी है बैटिंग के लिए अगर वो इस तरह के अनइवन बाउंस ना हो। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई जब उनकी बैटिंग शुरू हुई। हालांकि 1 विकेट पहले जल्दी गिर गई थी, लेकिन बाबर और इमाम ने जिस तरीके से अपनी टीम को संभाला दिया, वहाँ से पाकिस्तान को जिस तरीके से वो मैच जीते हैं वैसे नहीं जीतना चाहिए था। बड़ा कंफर्टेबल विन होना चाहिए था। पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो उनकी मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग इसी तरह क्रम्बल करती रही तो ये ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा आगे शादाब खान या आपको मैच जिताएंगे। ऑब्वियसली इस वक्त मेन स्ट्रीम बैट्समैन तो आपके वो विकेट कीपर बैट्समैन आपके हैं, जो कि इस वक्त रिजवान बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान को जो आगे लम्हा फ़िक्रिया है वो उनकी बैटिंग है। बॉलिंग तो फिर भी ठीक है। बैटिंग वाकई में लम्हा फ़िक्रिया है। और सेंचुरियन ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं तो फिर मुझे वो वाक़या बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब शुएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को बैट मारा था इस ग्राउंड में, जब पहला वर्ल्ड T20 खेला गया था। और मैं जिस दिन पहुंचा, मैं साउथ अफ्रीका लैंड किया हूँ और शुएब अख्तर को रवाना कर दिया गया था फ्लाइट से। इत्तेफाक से मैं मैनेजर था। आप मैनेजर थे। सुनिए, मैं जब आया सेंचुरियन में आप भी वहाँ पर थे, तलत अली साहब भी वहाँ पर थे। तो बैटिंग कोच थे। आप बैटिंग कोच थे, तलत अली मैनेजर थे। तो शाहिद खान आफरीदी बैठे हुए सेंचुरियन के ड्रेसिंग रूम में, मैं पहुंचा, एक हलचल मची हुई थी, बैट मार दिया, शुएब अख्तर रवाना होंगे। तो लाला ने जब मुझे देखा तो लाला ने कहा, नसीम भाई वहीं से हाथ हिलाया। तो मैंने कहा, हाँ लाला क्या हाल है, सब खैरियत है? तो लाला मेरी तरफ आने लगा, इतने में तलत अली आए, कहने लगे शाहिद आप अंदर जाएं। बताना नहीं है। अच्छा, फिर बड़ी मज़ेदार चीज़ थी कि जब उस दिन आपका बांग्लादेश से साइड मैच था, जिस दिन ये मैच खेला जा रहा था, ये वाकया जो था वो प्रैक्टिस सेशन में था और अगले दिन आपका मैच था। मैं उसी दिन पहुंचा था। तो वो मैच जब खत्म हुआ, मैंने तलत अली साहब से पूछा, मैं कहा तलत अली साहब, ये शुएब अख्तर ने बैट मार दिया मोहम्मद आसिफ को, तो सेंचुरियन से याद आया। तो कहने लगे यार मेरी समझ में नहीं आता, शायद कोई साइकोलॉजिकल मसला है, वरना इतना ज़बरदस्त इंसान है जिस वक्त वो बेहतर होता है। क्योंकि आप लोग गए थे उससे पहले कहीं एक गांव में शादी में, एक मुसलमान लड़की की शादी में गई थी पूरी टीम।
तो शुएब अख्तर के बारे में सुना था कि वो देख पे बैठ के खाना निकाल रहे थे, कहने लगे यार जो आदमी इतना हम्बल दिखाई दे, इतना बेहतरीन दिखाई दे, तो वैसे हुआ क्या था वाकया, आज चले पहले ये तो बता दें। नसीम, एक्चुअली होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में जब आप एक दूसरे से कभी तकरार करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ हो जाती है। इत्तेफाक ऐसा था कि मैं प्रैक्टिस सेशन ख़त्म करके जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो मैंने देखा कि शुएब अख्तर और शाहिद आफरीदी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और प्रॉब्ली वो ऐसे ही मजाक में बात कि तुम्हारी इज्जत नहीं है या तुम्हारी इज्जत नहीं करते, देखो मेरी लोग इतनी इज्जत करते हैं, शायद उसको कह रहा है या शुएब अख्तर उसको कह रहा है। इसी पे आगे इसी में आसिफ जो थे वो आए, वो अपने वॉशरूम की तरफ, नहीं वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे ही शाहिद ने मजाक में, हाँ आसिफ तुम बताओ किसकी इज्जत करते हो ज़्यादा, ये वो फलां, तो उस पर आसिफ ने शायद कोई ऐसी बात की होगी जिससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गए शुएब अख्तर, और वो थोड़ा सा गुस्से में उनके ऊपर चार्ज किया। बट अदरवाइज आई थिंक ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ हुई थी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी सिर्फ तीन आपको मुश्किल में डाल दो थोड़ा सा, नहीं मुश्किल में डालने की जरूरत, देखिए हर क्रिकेटर के अपना नहीं, दोनों बहुत नाम है, और आसिफ भी कमाल बॉलर थे सर हमारे, सबका कंट्रीब्यूशन, जितने क्रिकेटर्स पाकिस्तान, चाहे वो टेस्ट क्रिकेटर हो, ओडीआई क्रिकेटर्स हो, T20 क्रिकेटर, जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन को आप नेगेट नहीं कर सकते, हर एक ने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन दी हुई है, तो उसको उसकी वो इज्जत उसी हिसाब से होती है। लेकिन इसको ईगो का मसला जो है, मैं ये फील करता हूँ वो नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। लेकिन हम भाई उस वक्त टीम मैनेजमेंट ने शुएब अख्तर को भेजा क्यों, उसको इस मामले को हैंडल, देखें आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल उस वक्त भी तलत अली साहब से था कि शुएब अख्तर आपका एक इंपॉर्टेंट बॉलर था, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस थी, ठीक है टीम फाइनल में पहुंची थी, हम मिसबा का एक शॉट लगा था, इंडिया से मैच हार गए थे, उस दिन मैंने शाहरुख खान का भी इंटरव्यू किया था जो मैच देखने के लिए आए थे वहाँ पे। मैं बात ये कर रहा था कि टीम मैनेजमेंट, आज भी टीम मैनेजमेंट के हवाले से बातें हो रही होती हैं, देखिए आसिफ अली को पहले ऐसा लगता है मिसबाह उल हक इफ्तिखार अहमद को डॉन ब्रैडमैन बनाने में लगे हुए थे, अब आसिफ अली को डॉन ब्रैडमैन बनाने में लगे हुए, टीम मैनेजमेंट के हवाले से बातें होती रही हैं हारून भाई, उस वक्त टीम मैनेजमेंट हैंडल क्यों नहीं कर सकते? नहीं देखिए, एक दो चीज़ें आप उसको ज़रूर रखें कि टीम मैनेजमेंट बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख रही होती है। अगर आप देखें कि शुएब अख्तर या शाहिद आफरीदी जिस भी किसी वाक़े में इन्वॉल्व होंगे तो वो इस तरीके से वो फैलेगा कि फिर उसको मतलब हर किसको अपनी जद में ले लेगा। एंड देन उसके बाद पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेल रहा था, उसको आगे की चीज़ भी देखनी थी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा। अगर फॉर इंस्टेंस ये सिलसिला चलता रहा तो आप क्रिकेट की तरफ फोकस करने के बजाय आप आपस के लोगों के मसले और झगड़े उलझाते रहेंगे या सुलझाते रहेंगे। जैसे आपने कहा हीट ऑफ द मोमेंट वाकया था, तो हीट ऑफ द मोमेंट को तो कंट्रोल करना टीम मैनेजमेंट का काम था, वो तो काम था ना, लेकिन जो उस वाकये का इम्पैक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड हुआ ना, दैट वाज वेरी अलार्मिंग, खबर बहुत तेजी से बाहर गई। यानी आप सोचें कि अभी मैं निकले, सलमान भट्ट भी थोड़ी देर के लिए आए थे वहाँ पर, एंड अभी हम ड्रेसिंग रूम में थे कि वो जियो पर यानी वो न्यूज़ चैनल के ऊपर खबरें चल रही थी कि जी ये हो गया वो हो गया। सो दिस इज़ वेयर यू कुड सी कि कितना इम्पैक्ट होता है इन सारी चीज़ों का। बट एनीवे मैं ये फील करता हूँ कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी एक बहुत भारी जिम्मेदारी होती है जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिससे पाकिस्तान के लिए बैड नेम हो। सो एनीवे दैट वाज प्रॉब्ली जो भी हुआ वो अभी सेंचुरियन की वजह से ये वाकया जहन में आ गया। हमने कहा कि बीटीवी के नाज़रीन को ज़रा सुनवा दे, क्योंकि हारून भाई ड्रेसिंग रूम में थे, मैं ग्राउंड में मौजूद था, हम दोनों उस जगह पे मौजूद थे, तो इस वजह से आज हमने डिस्कस किया। क्योंकि शुएब अख्तर ने एक मरतबा मेरे प्रोग्राम में ये बात भी कही थी कि आसिफ जिस तरीके से फिर स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हुए थे तो एक बैट कम मारा था। नहीं देखो अनदर थिंग, अब आप देखें ना दूसरी तरफ, जैसे शुएब अख्तर का अगर आप इस एक्ट को देखते हैं तो अगर बाद में जो फॉलो अप हुआ जिसमें आसिफ का जो रोल सामने आया, जिसमें वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए, सारी चीज़ें हुई, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेटर्स की जो मेंटल मेच्योरिटी का जो लेवल है वो नहीं है कि आपको यह नहीं पता कि जब आपने पाकिस्तान का सितारा पहन लिया तो उसके बाद तो फिर आपकी हर एक्ट, आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आप दुनिया को जब भी कोई नाम ये कि पाकिस्तान का प्लेयर आया, मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि जब हम वेस्ट इंडीज़ में 1976 1977 के टूर पे गए थे, वहाँ हमें इंडिया की टीम समझा जा रहा था, यानी कि वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बन चुका हुआ है और ये पाकिस्तान की टीम आई। सो हम उनको फिर एजुकेट करते थे। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स का रोल प्ले करते हैं। तो पाकिस्तान का एम्बेसडर क्या रोल प्ले करता है कि पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के नाम को अच्छे तरीके से पेश करे, और यही रोल क्रिकेटर्स को करना चाहिए। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में मुझे कोई 5-6 टूर करने का मौका मिला, वहाँ पर भी अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान के इंडियन, अभी भी लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि जो हिस्ट्री है, देखें ना,
जितने भी दूर दराज के ममालिक हैं, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, उसमें जो प्री पार्टीशन के जो इंडियंस वहाँ गए हुए हैं, जो मुसलमान भी हैं या हिंदू भी हैं या और दूसरे किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस वक्त तो इंडिया को छोड़ के गए थे ना, कंबाइंड इंडिया को। तो उनके जहन में तो जब तक हिस्ट्री उनके पास नहीं पहुँचेगी, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनको तो पता ही नहीं लग सकता। सही बात है, न्यू जनरेशन को खासतौर पर मैंने ये चीज़ देखी आप पे। लेट्स बैक टू द मैच। पाकिस्तान 2 मरतबा मैच ग्रिप करने के बाद हमने ग्रिप गंवाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीमें जो होती हैं, अगर वो 55 रन पे 4 आउट कर लेती हैं तो 200 से आगे नहीं जाने देती हैं। आमतौर पे हमने ये देखा है, क्योंकि वो फिर अटैक करती चली जाती है। हमारी कहाँ पे खामी थी जो हमने 273 रन तक जाने दिया? देखो, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे, जब आपने इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया, बॉलिंग में आपने 4 आउट कर दिए, तो उसके बाद जो फॉलो बॉलर्स थे उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए था। चाहे वो हारिस रऊफ थे, चाहे वो शादाब खान थे। देखिए, जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान को है वो शादाब खान की बॉलिंग है। शादाब खान इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आकर 1-2 विकेट्स लेना उनका बनता था। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि शादाब खान बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ लेग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइन को कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन साउथ अफ्रीका की पिचेस पे आपको स्पिन नहीं मिलेगा जब तक आप बॉल को हवा नहीं देंगे। आपको बाय करनी पड़ेंगी विकेट्स। जितना ज़्यादा तेज़ करेंगे शॉर्ट बॉल, शमसी ने किया था, वो बाय क्या रहे थे, बाय कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उनको 50 से ज़्यादा रन पड़े, लेकिन एडजस्ट 2 आउट करके गए। जी, 2 आउट। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक जो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो टीम मैनेजमेंट है, उसको इन एस्पेक्ट्स पे देखना होगा कि 4 आउट करने के बाद पिच अभी भी फेवरेबल थी। मैंने हारिस रऊफ को देखा कि बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक ऐसी पिच जो आपको हेल्प आउट कर रही है वो तो आपको ऑटोमेटिकली मदद देगी। तो आपको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की? उसकी वजह से क्या हुआ कि आप ऑफलाइन हुए, आपने शॉर्ट बॉलिंग की, आपको रन्स पड़े। सो इसीलिए आपने वो मोमेंटम खो दिया। देखें, अगर आप देखें कि ड्यूसन और मिलर मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपने विकेट के ऊपर स्टे करें, जब तक उनको बैट बॉल नहीं मिलती थी आपने बड़े रन्स को चेक किया हुआ था। लेकिन जब आपने देखा कि उनकी पार्टनरशिप सेट हुई, उसके बाद मिलर बहुत अच्छा खेले और ड्यूसन ने तो फिनिश किया मैच को। 123 रन उन्होंने बनाए, बहुत ही उम्दा बैटिंग की, जबरदस्त पहली सेंचुरी थी ओडीआई की। और ये ऐसे रन्स थे जिसके ऊपर आप कम्पीट कर सकते थे, क्योंकि मैं ये फील करता था कि पाकिस्तान 273 रन ना कर सके। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई है बाबर की, ऐसा लग रहा था विकेट बहुत ही आसान हो गई जैसी वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर इतनी मुश्किल हो गई। मेरा कहने का मकसद ये हारून भाई कि जब वो इनिशिएटिव हमें मिल गया था, या तो हम मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में हम नेशन हुए, जो रमीज राजा कल कह रहे थे कि मैच पाकिस्तान को इसीलिए सारी दुनिया बुलाती है कि मैच को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई सानी हमारा नहीं है। एक ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी मुसलसल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री पे अगर आप चले जाएं, एक दिन पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है, वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान डाउन। इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ें मिस करते हैं वो हमारी मेंटल कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब आप अपनी जीत को भूल जाएंगे, अगले दिन आप उसको नए तरीके से आप लेके चलेंगे कि जो हमने पीछे गया वो हम भूल गए, लेकिन भूल जाओ और जीत से खामियां भी तलाश करके उसको अगले मैच के लिए उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मैंने एक दो रिकी पॉन्टिंग का या स्टीव वॉक का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उनसे लोगों ने यही पूछा कि आप कैसे इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर लेते हैं। वो कहते हैं कि द मोमेंट हम कोई चीज़ जीतते हैं उसमें हम अपनी खामियां तलाश करके फिर अगले दिन नया मैच लेते हैं। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम पिछला मैच जीते हुए, हम अगले दिन आके एक नए तरीके से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें भी हम पहले से ज़्यादा अच्छा खेलें। पाकिस्तान क्या करता है कि वो रिलैक्स, हम लोग का एक मेरा ख्याल टेंडेंसी है, ये एक नेचुरल हमारी जीन में शायद आ गया है कि हम जब कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। द मोमेंट यू रिलैक्स, लुक एट बाबर आजम, कितना अच्छा खेल रहे थे वो। द मोमेंट ही रीच टू द सेंचुरी, आप देखें ना, वन मिस कैलकुलेशन एंड ही इज गॉन। थोड़ा सा रिलैक्स करके एक बात है, बिल्कुल इसका भी मुझे जवाब दीजिएगा। विराट कोहली रिलैक्स नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हारून भाई। क्या फिटनेस लेवल की वजह है या मेंटल लेवल की वजह है? अब बाबर को हमने देखा है, बाबर ने यहाँ 100 किया और यहाँ बाबर आउट हुए। वह कोहली की बात करते हैं, वो 160 170 वो उनके रन्स फिर इस तरह जा रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें साइकोलॉजिकल, मैं जो मेंटल उसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये ला मुहाला, चाहे जो मर्जी के, इंसान की फितरत है कि जब वो कोई चीज़ अचीव कर लेता है ना, थोड़ी देर के लिए उसके वो मज़े लेता है। कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन होती है, यार मैंने 100 कर लिया, यार मैंने 50 कर लिया,
अगर आप दूसरी तरफ देखें कि मिलर की भी यही गलती थी। द 50 मोमेंट मिलर ने करके 50 किया, उसने इसके बाद थोड़ा सा उसको ये हुआ कि यार मैंने 50 कर लिए, उसी वक्त उसने बैड शॉट खेल दिया स्लो डिलीवरी पे। बट मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसी टूर पे अगर आपको मैं बताऊं कि ये ट्राई सीरीज़ जो हो रही थी जब इंजमाम ने 100 किया था अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें मैं पाकिस्तान की टीम का कोच था। हमने एक दिन पहले 305 रन चेज किए। पाकिस्तान की टीम ने अगेंस्ट श्रीलंका 305 रन चेज किए। ट्राई सीरीज साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान। यस, हाँ, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। यस। सो वो मैच शायद हुआ था किसी पाल में हुआ था शायद। तो वो मैच हम जब जीते, अगला मैच हमारा केप टाउन में था। वुड यू बिलीव कि हम 123 रन पे 114 रन पे आउट हो गए। सो दिस इज हाउ पाकिस्तानी यूज्ड टू प्ले। अभी भी इनका सिलसिला ये नजर आता है। अब आई विश कि पाकिस्तान कल के मैच गड़बड़ तो नहीं है इसमें? नो आई डोंट थिंक। ये मत कीजिएगा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि गड़बड़ की चीजें तो बहुत सारी सामने आती हैं। गड़बड़ है या नहीं है, और बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है हारून भाई के साथ। खास तौर पे जो हमने अभी हारून भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारी, आसिफ अली, दानिश अजीज दोनों स्टेबल नहीं है। उनकी जगह क्या होनी चाहिए, किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, मैं पूछूंगा। दानिश अजीज बहुत अच्छी गेंद पड़ी थी जिस पर आउट हुए थे। वेयर इज आसिफ अली की बात करें तो ज़रा ऐसा स्ट्रोक खेल गए थे कि शायद जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हारिस रऊफ को खिला रहे हैं हम, हसनैन को खिला रहे हैं, तो वेयर इज हसन अली। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए पहले वनडे मैच पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 विकेट से जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन खुदा करके जीते थे हम। हालांकि बहुत आसान दिखाई दे रहा था जिस वक्त बाबर आजम और इमामुल हक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से अभी हमारे एक्सपर्ट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब ने बात की कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे कहीं ना कहीं सवाल मौजूद है। हारून भाई, मुझे आपका ट्वीट याद है जिसमें आपने सरफराज को शामिल किया था, और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि सरफराज ने जिस तरीके की बैटिंग अभी रिसेंटली PSL में की थी, उनकी एक फॉर्म, एक निक दिखाई दी थी। देखिए, मेरा उसमें ये था नसीम कि जब मैंने मैच से पहले ही मैंने कहा कि ये सिलेक्शन पजल होगा पाकिस्तान के लिए कि कौन से 11 खेलने चाहिए, क्योंकि मैं जिस अंदाज में पाकिस्तान की 11 को देखता हूँ, पाकिस्तान को 4, 5, 6 पे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो टीम को लेके चले, जो अपनी बैटिंग को लेके चले। पाकिस्तान के पास एज सच कोई ऐसे प्लेयर मौजूद नहीं है। मैंने डेफिनेटली जो दानिश है उसको मैंने नंबर 6 पे रखा हुआ था। 4 और 5 पे मैंने सरफराज और रिजवान को रखा था, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी बैटिंग को लेके चल के और 50 ओवर तक खेल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को बीच में जैसे डुसन ने किया साउथ अफ्रीका के, आसिफ अली आपकी टीम में नहीं है ना। आसिफ अली वो प्लेयर हैं जो हिटे मारते हैं। देखें, आपको वहाँ प्लेयर वो चाहिए जो इनिंग को लेके चले, सिंगल्स लें, डबल लें, मौका मिले चौका मार दिया, छक्का मार दिया। आसिफ 50 ओवर खेलने हैं, 50 ओवर खेलने हैं, क्योंकि ये T20 नहीं है। आसिफ का जितना भी गेम हमने अभी तक देखा है वो सिर्फ हिट मारते हैं। और मैं जो मिसबा की आपको थोड़ी सी साइकी बताऊं, मिसबा ऐसे प्लेयर्स को पसंद करता है जो के बाउंड्री लाइन पार कर दें। मे बी शॉर्टर वर्जन उसको ज़हन में T20 है कि वो खुद तो टुक दे खुद, लेकिन उनको डिमांड्स तो पता नहीं, लेकिन बाद में कोशिश उन्होंने भी की। एक्चुअली अगर आप मिसबा को भी उठा के देखें तो शुरू में स्लो खेलते थे, लेकिन हिट मार के वो अपने आप को ले जाते थे 100 के करीब, 80-90 के, तो वो तो डिफरेंट किस्म के प्लेयर थे। लेकिन ये चाहे इफ्तिखार हो गया या चाहे ये आसिफ हो गया, ये वो प्लेयर्स नहीं है जो आपको लेके चलें और उसके बाद लास्ट मिनट मोमेंट्स पे वो हिटे मारें। सो मेरे नज़दीक इसलिए मैंने सरफराज को, एंड देन अगर सरफराज खेलते हैं तो वो विकेट कीपिंग करते हैं, इसलिए कि सरफराज फील्डिंग नहीं कर सकते। वेयर एज रिजवान इज़ अ गुड फील्डर, गुड एथलीट, वो भाग दौड़ के बड़े अच्छे कैचेस भी उसने किए हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी की है। अब क्या, क्योंकि कामरान अकमल को हम इसीलिए नहीं ला सके थे कि वो फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली, अगर आपको याद हो पाकिस्तान वो लेकर गए थे कामरान अकमल को एज बैट्समैन। आपको वेस्ट इंडीज का दौरा याद होना चाहिए, वो एज ए बैट्समैन भी कामयाब नहीं हुए। एंड देन फील्डिंग ही, मतलब छुपाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आराम से 2 रन ले जाते थे उससे। बिल्कुल। और पाकिस्तान को तो अभी भी मेन फील्डर्स के साथ 2-2 रन ले जाते हैं वो। लेकिन जब सरफराज ने फ्रॉड कभी फील्डिंग ही नहीं की, वेयर एज अगर आपको याद होगा कि मुइन और राशिद के केस में भी एक साथ खेले, राशिद वाज अ बेटर फील्डर देन मुइन। सो मुइन अगर कीपिंग करते थे, राशिद की, दोनों बड़े अच्छे एथलीट थे, फील्डिंग भी कर लेते थे।
यहाँ पर मसला ये है 2015 का मैच मैं देख रहा था, उसमें सरफराज और रिजवान दोनों साथ खेले exactly. 2015 में, और वी आर इन 2021। हाँ, तो मेरे अपने नज़दीक जो मैंने बैटिंग का वो दिखा था, उन्होंने तकरीबन सारी वही टीम खिलाई। सिर्फ ये हुआ कि आसिफ अली और दानिश को खिला दिया। मैंने दानिश और आसिफ का स्लैश रखा हुआ था, और मैंने उसको सरफराज को और रिजवान को मैंने टीम में रखा हुआ था। उन्होंने दोनों को खिला दिया, तो ऑब्वियसली सरफराज को बाहर किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्लैश नहीं देख सके होंगे मेरा ख्याल। नहीं, वो तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहा था। टीम मैनेजमेंट का मुझे फील हो रहा है कि कॉन्फिडेंस विकेट कीपिंग के ऊपर सरफराज में नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, अगर उसको कॉन्फिडेंस आ जाए वकार की सरफराज की विकेट कीपिंग पे, तो वो एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं। क्योंकि रिजवान बहुत ही आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आप देखें, कल भी उन्होंने जो कैच किया है, बहुत ज़बरदस्त कैच था जो मिलर का कैच लिया लो ऑन द लेफ्ट साइड। सो इसलिए भी थोड़ा सा ये भी घबराहट के कोई क्रूशियल कैच, कोई ऐसी जगह मिस सरफराज को आप कम से कम ये तो रेट नहीं कर सकते ठीक है, सरफराज अच्छी विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। हारून भाई, ये सवाल तो मेरे लिए बड़ा, ये बात आपकी देखिए, आप मौजूदा करंट फॉर्म की वजह से भी कह रहे हैं। मैं सिर्फ बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम की बैटिंग स्ट्रेंथन करने के लिए आपको दो ऐसे बैट्समैन 4-5 पे चाहिए जो बैटिंग को लेके चले। विकेट कीपर कौन होगा? देन सरफराज बेस्ट चॉइस। सरफराज अगर खेलता है तो विकेट कीपिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि रिजवान फील्डिंग कर लेते हैं, उनके फ्लेक्सिबिलिटी जरा थोड़ी सी, और कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इन द पास्ट 2015 की बात कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रॉब्ली यंगस्टर को चांस देते थे, खुद वो फील्डिंग कर रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि रिजवान का एथलेटिज्म ज़रा ज़बरदस्त दिखाई देता है अगर हम कंपेयर करते हैं सरफराज से। लेकिन सरफराज अ वेरी गुड विकेट कीपर एट द सेम टाइम बैट्समैन, और अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं ज़रा, क्योंकि फिर बॉलिंग की जानिब भी आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने कल दूसरा ओडीआई मैच खेलना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। हमने एक चीज़ देखी कि हारिस रऊफ, जैसे अभी हारून भाई ने बात की थी कि थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा रहे थे, हसनैन हारिस रऊफ दोनों बहुत यंग हैं, शहनशाह अफरीदी खासे डेवलप हो गए। हसन अली की सूरत में हमारे पास एक बॉलर मौजूद है। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बीटीवी के तमाम नाज़रीन हारून रशीद साहब को सुन रहे होंगे, जो उनके एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सारी दुनिया सुनती है, और कई चीज़ों पे उन्होंने तबादला ख्याल किया। उन्होंने बात की थी कि हारिस रऊफ थोड़ी सी ज़्यादा जान मारते हुए दिखाई दे रहे थे, और भाई दोनों यंग हैं। अगर हसनैन की बात कर लेता हूँ और हारिस रऊफ की, मैं भी आता हूँ कि हसन अली क्यों नहीं खेले मैच, लेकिन अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, किसको ज़्यादा बेहतर आप रेट करेंगे? अकल के लिहाज से कुछ हसनैन बेहतर लगते हैं? दोनों सम और दी अदर मुझे ना अभी तक रॉ लग रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पेस के और बिलीव करते हैं। प्रॉब्ली मिसबा भी यही बिलीव करता है कि जी तेज़ बॉलिंग करनी चाहिए। वकार भी प्रॉब्ली यही फील करते हैं, जो कि बॉलिंग कोच है, कि तेज़ बॉलिंग करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शायद उनको ये लाइसेंस दिया हुआ कि नहीं, आप जाएँ ऑल आउट जाएँ और तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करें। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप अपनी लाइन एंड लेंथ को मेनटेन नहीं कर सकते। यही मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ फ़हीम अशरफ, जो कि थोड़ा सा लेस पेस में बॉलिंग करते हैं। अगर आपको उठा के देखेंगे, उन्होंने सिर्फ 25 या 26 रन दिए, 8 ओवर उन्होंने 9 ओवर किए, ठीक है। क्यों जगह पे गेंद की, एक जगह पे बॉलिंग की, और उन्होंने मुश्किल में डाला बैट्समैन को। कई तो आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, उसमें चांसेस थे कि आप आउट भी कर जाते हैं। वेयर एज ये वो प्रॉब्लम जो है, जो कि मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं या जो मिसबा हेड कोच हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इतनी पेस के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेस के साथ रन्स भी तेज़ी से बनते हैं। अगर आप देखेंगे 70 रन तो दे दिए, हालांकि आपने बहुत तेज़ बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। हारिस ने चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम खुश नहीं थे हारिस रऊफ से, कहते हैं जगह पे तो आओ। वो इसलिए देखिए, वो जगह पे सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है कि थोड़ा सा वो कंट्रोल करे। लेकिन अगर वो 147 पे कर रहा है, अगर वो 142 143 के ऊपर अपनी उस लाइन एंड लेंथ को मेंटेन कर सकता है, बिकॉज उसमें देखिए एक एबिलिटी है, वो रिवर्स स्विंग भी कर सकता है। जब आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं तो आप 142 143 पे आप डेफिनेटली बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकते हैं। कभी आउट स्विंग कर दी, कभी इन स्विंग कर दी। लेकिन आपको वो आती नहीं है अभी। वो आती हो, वो सिखाना चाहिए रिवर्स स्विंग। तो फिर वकार यूनुस, वैसे मेरा एक सवाल है, ये मोहम्मद आसिफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आज तक वकार यूनुस एक सिंगल
स्विंग बॉलर तैयार नहीं कर सके, इसका जवाब तो दें। नहीं देखिए, एक चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, बाज़ लोगों में नेचुरल एबिलिटी होती है। क्या आसिफ को किसी कोच ने बताया था कि किस तरह स्विंग की जाती है, किस तरह नहीं? वो एक नेचुरल स्विंग बॉलर था। वसीम अकरम, वसीम अकरम नेचुरल स्विंग बॉलर थे। वेयर एज जो वकार हो गए या शुएब अख्तर हो गए, पेस पे आते थे, पेस पे बिलीव करते थे अपनी, उनके अपने रनअप के ऊपर जो उनको थ्रस्ट मिलता था, वो अपने रनअप के साथ तेज भाग के आते थे एंड देन वो आगे बॉल को डिलीवर करते थे। लेकिन उन दोनों में फ़र्क ये था कि उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल किया हुआ। ठीक है, वकार के पास जब पुराना बॉल आ जाता था फिर तो अनप्लेएबल हो जाता था ऑलमोस्ट। उसको कैमरे भी इतने नहीं थे ना, वो कैमरे तो नहीं थे, हाँ चेक भी इतना नहीं था उस वक्त बॉल पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बॉल भी चेंज हुआ। देखें, पहले रेस सीम के साथ बॉलिंग की जाती थी। पहले जो रेस के बॉल होते थे ना, थोड़े से उनकी सीम उभरी हुई सीम होती थी, इसलिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। जब से कुकाबुरा आया है, वो थोड़ा सा उसकी रेस सीम नहीं है, उभरी हुई सीम नहीं है, और वो 20 और 25 स्विंग क्या बगैर कुछ गेंद को गड़बड़ किए बगैर हो सकती है। बिल्कुल नहीं, गड़बड़ से मतलब ये नहीं है। आपको एक साइड ऑफ द बॉल को शाइन रखना पड़ता है, शाइनी रखना पड़ता है, और लेफ्ट साइड जो एक साइड जो है उसको रफ, उसको यानी या तो उसको एज इट इज़ ग्राउंड की उससे लग के वो रगड़ खा के जहाँ हो जाता है उसको रफ रहने देते हैं, और एक साइड को चमकाते रहते हैं ताकि वो फिर रिवर्स स्विंग होना शुरू। लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड पे तो डिपेंड नहीं किया जाता था पहले। नहीं, पहले की बात तो और है, लेकिन बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा रफ ग्राउंड भी होते हैं। देखिए, स्क्वायर देखिए, हर आदमी बात करता है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इवन आसिफ ने बात की, सरफराज नवाज साहब आपके पुराने दोस्त, वो भी ये बात करते हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने जो विकेटें इतनी हासिल की हैं उसमें गेंद को ख़राब करते थे, डिबरी मारते थे। सरफराज नवाज साहब ने भी तो एक साथ एक रन दे के 7 आउट कर दिया था मेलबर्न में, जरा वो तो बता दें थोड़ा सा। वो भी है, बिल्कुल है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। आई थिंक ये कहना तो बिल्कुल ये गलत बात होगी अगर हम ये कहेंगे हम बॉल के ऊपर वर्क। देखिए, मैं इसको उस तरीके से नहीं करूंगा कि आर्ट कहते थे। आर्ट इसलिए कहते थे कि ये उन्होंने एक आर्ट कहलाता था। आर्ट इन दैट सेंस कि आप बॉल को मसनूई अंदाज में अगर आप कर रहे हैं, या अगर उसके ऊपर ऐसी चीज कर रहे हैं, देखिए अगर आपको जेब में डिबरी रख के ले जाएं आप, गली में खड़े खड़े ये शाइन की और गेंद तैयार हुई, चल मेरा भाई। नहीं, इसमें अगर आपको याद होगा, सिर्फ पाकिस्तानी इसको आप ना ब्लेम करें। क्या जॉन लीवर जो एक बॉलर थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था कि वो उसके ऊपर वो वैसलीन लगाकर और एक साइड से उन्होंने वो किया? हर बॉलर, क्योंकि माइक एथरटन तो रेगमाल लेकर आ गए थे, ठीक है ना, सेंट का वो लगा के, ठीक है ना। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर जहां आपको किसी किस्म की हेल्प ना मिल रही है फास्ट बॉलर, वहां पे इस तरह वहां कोशिश करते थे कि यार क्यों ना हम थोड़ा सा, क्योंकि बैट्समैन इतनी जोर जोर से फास्ट बॉलर को मार रहा हो जो 20-25 कदम से भाग के आ रहा है, तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो उसको देखते हुए मुख्तलिफ बॉलर्स ने मुख्तलिफ अंदाज अपनाए और कोशिश की कि बॉल को किस तरीके से उनके, और सरफराज, मैं समझता हूँ सरफराज नवाज इसके मूजिद थे। वो रियल सेंस में बॉल को मूव कराने में कामयाब होते थे, पुरानी बॉल को। और उन्होंने ये इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहते मैंने जिंदगी में कभी भी गेंद को इस तरह नहीं किया। कौन कहता है? और सरफराज नवाज कह रहे थे। अब मैं इसके ऊपर तो देखे बहस आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं इस पे आप तो वहाँ ग्राउंड में खड़े हुए थे। मैं इनके सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने एंगल से जो भी बात करते हैं वो कर लेते। मैंने जिंदगी में कभी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है, मैंने जिंदगी में कभी गेंद खराब नहीं की। अब उसके लिए फिर तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप उस जमाने की वीडियोस निकाल लें, वहाँ के क्लिप्स निकाल लें, आपको पता लग जाएगा कि क्या। किसी एक ने मुझे कहा कि उस मेलबर्न वाले मैच में तो गेंद चेंज हो गई थी, दूसरी ले आए थे। गेंद तो खैर नहीं चेंज हुई थी, अंपायर को तो नहीं देते थे उस वक्त, गेंद तो खुद ले आते थे अंदर। ना, अंदर नहीं लेके जाते थे। जैसे कोई मतलब आउट होता था तो बाहर से पानी वगैरह लेके, जैसे 12th मैन और 13th मैन जाते हैं, और वो जाके बॉल एक्चुअली बॉलर के हाथ में रहती थी, जैसे अंपायर को नहीं देते, आपस में ही हम खड़े हैं, इसीलिए वो काम हो जाता था। जितनी देर में वो अगर अंदर आ रहे हैं, वो अंपायर या जो नया बैट्समैन अंदर आ रहा है, उस वक्त तक जो भी आपने बॉल के साथ करना होता था वो आप कर लेते। चरण भाई, वो तो उस वक्त होता था, इस पे तो और डिटेल में बात करनी है। मैंने आपसे ये एक ऐसा टॉपिक है कि सारी दुनिया में डिस्कस होता है, देन बॉलिंग में क्या चेंज करें, हसन अली क्यों नहीं खेले? हाँ, हसन अली का मुझे ये इशू होता है कि आपको याद हो कि जाने से पहले वो कोविड में पॉजिटिव, प्रॉब्ली वो क्वारंटीन पीरियड जो है वो उनके ज़हन में हो, लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि दिन उन्होंने जितनी बैटिंग प्रैक्टिस की उस दिन, हालांकि कंडीशनल था, उसमें खास तौर पे हसन गए थे, और हसन ने जाने के बाद बॉलिंग के साथ बैटिंग पे बहुत काम किया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टीम मैनेजमेंट तैयार कर रही है, बिल्कुल उसको कर रही हो सकता है कि कोई ना कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक फिक्र जो अब ये हो गई है कि फ़हीम अशरफ की क्या कंडीशन है,
कल फ़हीम अशरफ थोड़ी देर के लिए बाहर भी चले गए, बॉल लगा था, उनको क्रैम्प, बॉल भी लगा था और उसके बाद उनको क्रैम्प भी कोई मुझे लगता है कि आए थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। लेकिन बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी अच्छी थी। उसके बाद ये उस वक्त तक तो ठीक रहती है, जब आपने देखा ना गरम गरम होते हैं, मैच चल वो रहा है। आपने फिजियो ने उनको डेफिनेटली कुछ वो किया होगा। एक दिन के बाद क्या सिचुएशन है, क्योंकि क्या वो 10 ओवर कर सकते हैं या नहीं। If Fahim Ashraf is not available, then Nawaz is a good choice. हसन अली probably, क्योंकि मैं समझता हसन अली in place of फ़हीम अशरफ मेरे अपने नज़दीक। फ़हीम अशरफ, तो फिर आप यानी कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो बैटिंग थोड़ी सी कम नहीं होती अगर नवाज को खिलाने। हसन अली इज नॉट अ वेरी गुड बैट्समैन, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फ़हीम अशरफ तो नहीं है वो। नवाज इज अ बैट्समैन। नवाज ने भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैटिंग तो नहीं की हुई अगर देखा जाए तो, लेकिन एज ए बैट्समैन उनका शुमार तो होता लेकिन है। वो स्लो बॉलर में आ जाएंगे ना, वहाँ थोड़ी सी हसन आपने देखें कि यहाँ पर जब सीरीज हुई थी हसन वाज आउटस्टैंडिंग। सो एज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप समझ सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन हैं वो थोड़ा सा हसन से If Fahim is fit, then any change in bowling? मैं तो ये फील करता हूँ क्योंकि पहला मैच जीती हुई टीम को खेलना चाहिए। मे भी बॉलिंग में कोई ख़ास चेंज अगर आपको नज़र आती है तो हारिस रऊफ़ की चेंज नज़र आती है कि हारिस रऊफ़ की जगह हसन अली आ जाए और टीम बाकी यही रहे। हाँ, ये देखना होगा कि दानिश को मैं समझता हूँ भी मौका मिलना चाहिए। आसिफ अली की जगह पे अगर तो वो लाएंगे तो मेरे नज़दीक तो सरफराज के अलावा तो नहीं आ सकता। फ़खर जमान इज़ गुड फॉर ओडीआई क्रिकेटर, उतनी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। मैं कहने का मकसद है कि अगर उन्होंने हिटिंग ही करनी है तो फिर वाई नॉट T20 के लिए तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी अच्छी चॉइस है, लेकिन मैं अब ये फील करता हूँ क्या एक इनिंग के बाद आप किसी को इस तरीके से चेंज कर देंगे, क्योंकि हैदर अली बाहर बैठे हुए हैं, वो भी तकरीबन मोर और लेस सुनी की तरीके से खेलते हैं। फ़खर जमान को आप एक आर इनिंग और देखने के बाद फिर आप सोच सकते हैं कि हसन अली को इमाम के साथ ओपन करवाया जाए। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप ठीक है। देन जो पाकिस्तान को एडवांटेज होने जा रहा है वो ये है कि सेकेंड ODI के बाद तकरीबन एक नई टीम साउथ अफ्रीका की खेली। बिल्कुल, चले सारे प्लेयर्स जो हैं वो चले जाएंगे। सो साउथ अफ्रीकन सेटल टीम नहीं होगी और फिर सेकंड ODI साउथ अफ्रीका के लिए अब डू एंड डाई बन गया है। तो इसलिए पाकिस्तान एक सेटल टीम के तौर पर नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने एक पहला मैच खेल लिया। कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान को होगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली होगा, इसलिए कि थोड़ा सा देखिए साउथ अफ्रीकन की भी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होगी कि वहाँ भी आजकल चपकलिश चल रही है उनके अंदर। आप देखें मुसलसल कप्तान चेंज हो जाते हैं, हमसे ज़्यादा माहौल ख़राब है आजकल तो उनका। आप देखें ना उन्होंने बबुआ को कैप्टन बनाया है। सो वहाँ रेस का इशू डेफिनेटली है और वहाँ एक कोटा सिस्टम हो गया हुआ है, इतने प्लेयर ये खेलेंगे, इतने प्लेयर्स ये खेलेंगे। सो मे बी जो कैंप है साउथ अफ्रीका का वो उस तरीके का सेटल नहीं है जो कि हम पिछले अदवार में देखते थे। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू सुनी होगी, हारून भाई हमारे मुल्क के लीडिंग एक्सपर्ट हैं। जो क्रिकेट नॉलेज हारून भाई की है आपने सुनी ली होगी और इन्जॉय भी की होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। कल पाकिस्तान टीम सेकंड मैच खेलने जा रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम ये मैच भी जीते और उसका अगला मैच भी जीते, क्योंकि ये तमाम के तमाम ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग का हिस्सा है मैचेस। तो फिर एक एक मैच की अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस है। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम खेलती है या नहीं खेलती है, हमें अपनी टीम के ऊपर फोकस करना होगा। आसिफ अली के हवाले से कहीं ना कहीं सवालात दिखाई दिए। हारून रशीद साहब ने बात की कि अगर सरफराज को खिलाया जाता है जो एक्सपीरियंस कैंपेनर है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर हसन अली कम्प्लीटली फिट है और टीम मैनेजमेंट समझती है कि हारिस रऊफ़ की जगह उन्हें चेंज किया जा सकता है तो इसके अलावा और कोई चेंज दिखाई नहीं देती। विश यू आर वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स, आप दूसरे मैच में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें और सीरीज़ यहीं से ही अपने नाम करें। नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब आपसे चाहेंगे यहाँ इजाज़त। दूसरे मैच के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।